ओम साई राम, 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 ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। स्वर्णाबाई का खेल बाबा ने कर दिया फेल, क्योंकि मारुति मंदिर में बाबा ने एहसास दिला दिया कि हनुमान जी स्वयं विराजमान है चौकी के ऊपर जो उन्होंने बिछाई थी। अब तिल मिलाती हुई स्वर्णाबाई, जब उसके यहाँ से सारी पब्लिक भाग गई, यहाँ तक कि कुलकर्णी भी चला गया, तो स्वर्णाबाई तिल मिलाती हुई बाबा के पास मारुति मंदिर पहुंच जाती है। तो साईं क्या तमाशा है ये। बाबा कुछ नहीं बोले। गांव वाले सफाई देने लगे, जो वहां से भाग के आए थे। उन्होंने भी चौकी को हटाने की खूब जो अजमाइश की। सबको एहसास हो गया था कि हाँ जी, हनुमान जी यहाँ मौजूद है। गांव वाले कहने लगे स्वर्णाबाई से, स्वर्णाबाई, हनुमान जी दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन महसूस जरूर हो रहे हैं कि हाँ, यहाँ हनुमान जी मौजूद है चौकी के ऊपर। स्वर्णाबाई ने कहा कि तुम सब बेवकूफ थे, बेवकूफ हो, बेवकूफ रहोगे, लाओ मैं हटा के देखती हूँ। स्वर्णाबाई जैसे चौकी को हाथ लगाने चली, लक्ष्मी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया कि इसे चौकी को अपवित्र ना कर, कि तेरे को अंदर मंदिर के आने दिया, इतना ही काफी है। कि भरोसा नहीं है, जा अपने खेमे में जा, अपने तमाशे के टेंट में जा, वहां जाके बैठ। स्वर्णाबाई वहां से पैर पटकती हुई चली गई। जाके अपने आदमी से कहा, जो उसका दलाल था, मालिक था, दलाल कह लो, मालिक कह लो। स्वर्णाबाई उसको चाहती हुई थी कि मुझे अभी कुलकर्णी सरकार से मिलना है। कुलकर्णी सरकार के पास संदेशा पहुंचा। कुलकर्णी सरकार आए। कुलकर्णी सरकार से उसने डिमांड की कि अंग्रेजों का ऑफिसर है चार्ल्स, उस चार्ल्स को शिरडी में आमंत्रित करो, अहमदनगर में है। कुलकर्णी ने कहा, तो कैसे जानती है भाई? मैं कहा, बहुत किस्से सुने हैं, बहुत नाच गाने तमाशे का शौकीन है, उसे आमंत्रित करो। कुलकर्णी ने कहा, ठीक है। इतना आश्वासन देके स्वर्णाबाई को तो विदा कर दिया। कुलकर्णी सोचने लगा, चार्ल्स एक नंबर का अय्याश आदमी, कि स्वर्णाबाई तो गई कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। तूने उसे खुश कर दिया तो वो खुश, उसने तुझे जान से मार दिया तो मेरा कोई नुकसान नहीं। उल्टा फंसेगा वो, क्योंकि कई जगह से वो इन्हीं अय्याशियों के चक्कर में ट्रांसफर हो के अहमदनगर में ट्रांसफर किया गया था। उसका निमंत्रण चला गया चार्ल्स के पास। चार्ल्स आ गए, कुलकर्णी वाले नहीं रुके। अब स्वर्णाबाई ने अपने सजने धजने की प्रक्रिया चालू कर दी कि जी अंग्रेज अफसर उसका तमाशा देखने के लिए आ रहे। स्वर्णाबाई ने यह भी ठान लिया कि मेरा आखिरी तमाशा होगा, क्योंकि मैं उसे खुश करूंगी तो वो इतना धन दे जाएगा मुझे, मेरे ऊपर पैसे लुटा के जाएगा, फायदे से, तो मुझे आगे को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वर्णाबाई ने वैसे भी पैसा काफी जोड़ रखा था, जेवर पब्लिक को लूट के वो दिखा बैठी अपने उस दलाल को कि देख, मैंने ये जोड़ रखा है, आखिरी तमाशा होगा ये। अंग्रेज अफसर के सामने, उसके बाद तू और मैं शादी कर लेंगे। कोई बात नहीं जी, उसने दिखा दिया। उसके मन में लालच आया। वो तो उसको खाली पैसा कमाने का जरिया मान रहा था स्वर्णाबाई को। उसका जो दलाल था, उसकी एक और साथिन थी स्वर्णाबाई की, लेडीज, वो उसको चाहता था। उसका प्रोग्राम था स्वर्णाबाई का माल लूट के निकल ले। इसलिए उसने भी अंग्रेज ऑफिसर को आने में हाँ में हाँ मिलाई कि उस ऑफिसर की सबको हकीकत पता थी कि वो नाचने गाने वालियों को बहुत बदसलूकी से पेश आता है,
उनको उठा लेता है और तबीयत भरने के बाद उन्हें मार देता है। खैर जी, ऑफिसर आ गया, कुलकर्णी वाले में रुका, शाम का प्रोग्राम था। अब अंग्रेज अफसर का आखिरी तमाशा सुन के पब्लिक की लग गई भीड़, ऐसे थे गाँव वालों की। कोई अपने सोने के गहने लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। सारे इसके टिकट बिक गए, जितने टिकट उसने बेचने थे पब्लिक में सारे टिकट बिक गए। स्वर्णाबाई का कहना था नहीं, खाली मैं अंग्रेज के लिए नाचूंगी गाऊंगी आज। लेकिन जब टिकट बिक गए तो उसे पब्लिक का भी ध्यान रखना था। उसने कहा चलो ठीक है, पब्लिक के बैठने की व्यवस्था एक साइड कर देते हैं, कुलकर्णी और अंग्रेज ऑफिसर की व्यवस्था अलग कर देंगे। खेल प्रारंभ ही हुआ था। अंग्रेज ऑफिसर को स्वर्णाबाई पसंद आ गई। उसने अपने अर्दली को बुलाया, उसके कान में फूंक मारी कि भाई मैं स्वर्णाबाई का तमाशा अकेले में देखना चाहता हूं, इसलिए सब पब्लिक को हटाओ यहां से। उसका अर्दली कुलकर्णी के पास पहुंचा, उसने उसका अंग्रेज अफसर का आदेश बताया कि जी ऐसे ऐसे साहब जो है अकेले में तमाशा देखेंगे। कुलकर्णी समझ गया कि हाँ भाई, अकेले में क्या कौन सा तमाशा देखेगा ये। कुलकर्णी ने हरिओम बोला, निकल लिया वहां से। सभी पब्लिक को आदेश दे दिया कि सब लोग निकल लो अपने अपने। किसी ने कहा मैंने यूँ जेवर कराए, मैंने इतने का टिकट लिया, कोई इसने कहा मैंने ब्लैक में लिया। कुलकर्णी ने कहा कुछ मत बोलो वरना ये सबको पीटेगा पकड़ के, इसलिए निकल लो यहाँ से। सारे अपना समूह लेके निकल लिए, अपने अपने घर आ गए। सबके जाने के बाद स्वर्णाबाई ने अपना नाच चालू किया। कुछ देर नाच देखने के बाद उसने तो चार्ल्स जो था अपनी असलियत पे ऊपर आया। उसने स्वर्णाबाई का हाथ पकड़ लिया और उसको अपनी ओर खींचते हुए अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि हाँ जी मुझे उसका नाच नहीं, खुद स्वर्णाबाई का चाहिए। काय के लिए? सेक्स के लिए, अय्याशी के लिए। स्वर्णाबाई नाचती जरूर थी लेकिन अय्याशी नहीं करती थी किसी भी तरह की। उसने उसको छिड़का, नहीं माना, हाथापाई होने लगी। स्वर्णाबाई ने उठाया, फूलदान रखा था वो उसके सिर में दे मारा। इधर स्वर्णाबाई ने चाबी सौंपी थी अपने अर्दली को, जो उसका दलाल था, कि भाई मैं डांस के लिए जा रही हूँ, ये चाबी तू संभाल कर रख, डांस के बाद ले लूंगी, परफॉर्मेंस के लिए जा रही हूँ। इतने उसका नाच गाना चालू हो, इतने उसने उसका संदूक का ताला खोला, सारा जेवर पैसा लेके सब बैलगाड़ी में बैठे उसे अपनी दूसरी साथिन को लेके और निकल लिए गांव से बाहर। कि स्वर्णाबाई अगर अंग्रेज को मार देती है तो स्वर्णाबाई जेल जाएगी, अंग्रेज अगर स्वर्णाबाई को मार देता है तो हम तो फ्री हैं ही। इसलिए वो निकल लिए, लगा कोई दिक्कत नहीं। इधर जब हाथापाई हो गई, स्वर्णाबाई ने फूलदान मारा और वो वहां से अपने टेंट में से भाग ली जहां उन्होंने अपना स्टेज बना रखा था। चोट लगने की वजह से 2-4 मिनट तो अंग्रेज अफसर को लगा। उसके बाद वो स्वर्णाबाई के पीछे भाग लिया गांव में। अब स्वर्णाबाई पूरे गांव में दरवाजे खटखटा दी, घूम रही कि जी मुझे बचा लो, मुझे छुपा लो, अंग्रेज मुझे मार देगा। गांव वालों ने सबने दरवाजे बंद कर लिए, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। गिरती पड़ती द्वारका माई में उसने एंट्री मारी, घबराई हुई थी। बाबा ने कहा आओ बहन। वो कहने लगी तुम मुझे बचा पाएगा साईं? खैर अंग्रेज अफसर मेरे पीछे पड़े हैं, ऐसे ऐसे। बाबा ने कहा चिंता मत कर, बैठ जा। कि तुझे याद है तूने मुझे कुछ भीख में दिया था, भिक्षा में दिया था। बाबा ने काजल की डिब्बी निकाली, स्वर्णाबाई को दिखाई कि देख मैंने कहा था ना कि शेरडी को तो नजर नहीं लगेगी, लेकिन ये काजल तेरे काम आएगा, इसकी बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। वो तब भी नहीं समझी। बाबा ने उस काजल की डिब्बी खोली, उसमें से थोड़ा सा काजल निकाला,
और शिरडी के द्वार पर उस काजल की एक लकीर खींच दी। इधर स्वर्णाबाई पहुंच भी नहीं पाई थी, अंग्रेज का पैर दो पत्थरों के बीच में बाबा ने फंसा दिया था जानबूझ के, ताकि स्वर्णाबाई उनके पास तक पहुंच जाए। खैर जी, अंग्रेज ऑफिसर भी पहुंच गए। बाबा ने लक्ष्मण रेखा खींच दी काजल से, ऊपर वाले को याद करके। जैसे ही अंग्रेज अफसर ने पैर उस रेखा को क्रॉस करने के लिए चला, वो पूरा भयानक उसे बिजली का शॉट ऐसा लगा कि वो उठ ही नहीं पाया, वहीं जमीन में ही गिर गया। इधर उसका स्वर्णाबाई का जेवर, कपड़ा, रुपया, सब पैसा लेके जो उसके साथी भागे थे, जंगलों में बाबा ने इतनी धुंध फैला दी कि वो घूम फिर के द्वारका माई के सामने आके उनकी बैलगाड़ी रुक गई। उसके साथ में जो उसके दलाल की औरत थी, वो कहने लगी, यहाँ क्यों रोक ली, स्वर्णा सामने खड़ी है। उसने कहा, देख, स्वर्णा मरेगी या ऑफिसर मरेगा, दोनों में से एक जना मरना है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, उतर के देखते हैं, मदद तो हमें इसकी ऑफिसर की करनी पड़ेगी। और वो ऑफिसर बिजली के करंट जैसा उसको महसूस हुआ, पागल वाली स्थिति में, उसने उसको भी कहा, स्वर्णा के दलाल को, पकड़ो इसे, मैं इसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने जैसे कदम बढ़ाया, वो भी बिजली के शॉक का शिकार हो गया। अब स्वर्णा को बाबा ने पनाह दे दी, उन्हें दोनों को उठा के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। अब बारी बारी से गांव वाले आने चालू हो गए शिरडी में, वो द्वारका माई बाबा के पास। सबको पता चल गया कि स्वर्णाबाई की इज्जत पे हाथ डाला अंग्रेज अफसर ने, और स्वर्णाबाई को बाबा ने बचाया, बाबा ने शरण दे दी। स्वर्णाबाई ने भी बाबा से विनती की, माफी मांगी, बाबा से सुधरने का वादा किया। बाबा ने कहा, जरूरी थोड़ी है नाच गाना इस तरह से पेश किया जाए, इसका दूसरा भी रूप है, सरस्वती ज्ञान की देवी, उसका गलत उपयोग क्यों कर रहे हो। खैर, स्वर्णाबाई की समझ में आ गया। वहीं द्वारका माई में उसने आश्रय ले लिया। रात बीत गई। अगले दिन सुबह बाईजामा ने प्रवेश किया द्वारका माई में। स्वर्णा ने बाईजामा से ही माफी मांगी। बाईजामा ने कहा, देख, साईं तुझे बहन कहता है और साईं मुझे माँ कहता है, इस नाते तो हमारे परिवार का हिस्सा हो गई, इसलिए टेंशन नहीं किसी भी तरह की, कोई किसी तरह का गिला शिकवा नहीं, जब तक रहना है शिरडी में आराम से रहो। अभी असलियत बाबा ने नहीं खोली, क्योंकि बाबा तो उसका पूरा भविष्य जानते हैं, स्वर्णा कौन है, कहाँ से आई, कैसे, किस परेशानी में, किस परिस्थिति में थी। तो स्वर्णा बाई का नाच गाना तमाशा का हो गया दोस्तों, दी एंड। आज की कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। स्वर्णाबाई का जो आफत शिरडी में आई थी, उस पर विराम लग गया। स्वर्णाबाई साधु सन्यासिनी का चोला पहन लिया, स्वर्णाबाई सुधर गई। अब आगे क्या करती है, क्योंकि स्वर्णाबाई अभी शिरडी में है, इसलिए आगे क्या करेंगी। बाबा ने उसकी जान भी बचाई, गांव वालों को भी सबक समझाया कि तुम खाली इसका तमाशा देखने जा रहे थे, जब इसको तुम्हारी जरूरत थी। घर घर इसने द्वार खटखटाया, किसी एक ने भी इसको शरण दी, खाली कमी निकालनी आती है। तो दोस्तों, गांव वालों की भी समझ में आ गया कि साईं ने क्या किया, साईं क्या करना चाह रहे हैं। तो साथियों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में अगली कथा लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल तो स्वर्णाबाई अभी
शिरडी में मौजूद है। तो साथियों आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।